हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 60 ऐसे क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आपने आंसर राइट दिया है, क्योंकि ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए ही स्पेशल बनाया गया है। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो क्लास को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर समान नागरिकता का प्रावधान है। और हर एक क्वेश्चन के अंदर 1 से 2 सेकेंड का टाइम दूंगा। अगर आंसर याद रहेगा तो उसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है तो कोई भी एग्ज़ाम को आप फोड़ सकते हो, और अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो आप लोग सही आंसर को भी गलत करके आओगे। तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 44। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। बताना है कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 40 के अंदर है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। बताना है कि ओजोन परत है जो कि वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है समताप मंडल, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग कहाँ किया था। बताना है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था चंपारण के अंदर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बारदोली आंदोलन कब हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा कि बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। और एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। तो याद रखिएगा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब 5वां नंबर प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। बताना है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सबसे पहले पूछ सकता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है कि 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे हरियर और बुक्का ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से हमारा 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफाएं अजंता की गुफाएं स्थित है। बताना है कि अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। बताना है कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो कौन सा वेद में मिलता है। ऑप्शन में है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो याद रखिएगा कि ये मिलता है ऋग्वेद के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद है जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बताना है कि ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है।
अब चलिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बताना है कि कौन सा नेता को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रश्न यहाँ से एक ये बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था। तो याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था जिसका नाम है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है। तो ये निर्मित है सतलुज नदी पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर आर अंबेडकर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बताना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है कर्नाटक के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बताना है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग के प्रत्यास्थापित करते हुए नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो ये आया था 1 जनवरी 2015 को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर प्रश्न है हमारा, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बताना है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो जाएगा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का नृत्य क्या है। तो याद रखिए कि राजस्थान का नृत्य हो जाएगा घूमर। घूमर है जो कि हमारा राजस्थान का लोक नृत्य है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है। तो याद रखिए कि पंजाब का हो जाएगा हमारा भांगड़ा। भांगड़ा हमारा हो जाएगा पंजाब का। 16 नंबर प्रश्न है, भूटान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। बताना है कि भूटान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो ये किए थे आचार्य विनोबा भावे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है काठमांडू में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 17 नंबर से यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि गोदावरी को और किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि गोदावरी को हम लोग बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बृहद गंगा के नाम से किसे जानते हैं। तो याद रखिएगा कि बृहद गंगा के नाम से हम लोग गोदावरी नदी को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। बताना है कि धन विधेयक संसद को किस सदन में पेश किया जाता है। तो ये किया जाता है केवल लोकसभा में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है। बताना है कि कावेरी नदी का जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है। तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, अब हमारा समान जनरल साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। बताना है कि हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। बताना है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो ये हो जाएगा तांबा और जस्ता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायक होती है। बताना है कि जो हमारा रक्त का थक्का जमता है वो कौन सी रक्त कोशिकाएं के सहायक होती है।
तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का जमता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो याद रखिए कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और यहीं पे अगर ये भी पूछ सकता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो ये इसको भी ध्यान में रखिए कि 13 से 20 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का मतलब जीवन काल, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? बताना है कि सूर्य ऊर्जा की मुख्य स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? बताना है कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो ये होता है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग उत्तल दर्पण का करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रश्न यहाँ से ये पूछ सकता है कि हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण को उपयोग करते हैं? तो याद रखिए कि हजामती दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हजामत बनाने के लिए। अब यहाँ से 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? बताना है कि इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? तो ये होता है अग्नाशय से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी। 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 6.0, 7.0, 7.4 या फिर 8.0। तो ये हो जाएगा 7.0, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? बताना है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होता है? बताना है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो याद रखिए कि मानव शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है। और यहीं से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो नवजात शिशु होती है उसमें कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिए कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए मीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। 32 नंबर प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यहाँ से एक प्रश्न को ध्यान में रखिएगा कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे देख सकते हो एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी। और यहाँ से हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर हमारा प्रश्न है, एनीमिया रोग मानव शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? बताना है कि एनीमिया जो रोग होता है वो मानव शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है हेमोग्लोबिन लोहा के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बताना है कि बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए कि बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो याद रखिए कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग कैथोमीटर का उपयोग करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 35 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? बताना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या फिर गति की? तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगी दूरी की, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर अब हमारा बिहार सम्मान ज्ञान आ चुका है, बिहार सम्मान ज्ञान यानी कि बिहार जीके आ चुका है। यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा जरूर, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो याद रखिए कि बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा कि 12वां स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिए कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। हमारा फुल डेट है 13 अप्रैल 1919 को। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध 1915 में हुआ था। अब चलिए 39 नंबर प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताना है कि बिहार का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? ऑप्शन में है पटना, रोहतास, भोजपुर या फिर मुंगेर। तो ये हो जाएगा रोहतास, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बताना है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, यानी कि राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर प्रश्न है, कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कोलकाता जलप्रपात गए हैं या फिर नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है नवादा ज़िले में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? बताना है कि बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? ऑप्शन में है 16, 22, 40 या फिर 243। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोटल 16 सीट हैं। 43 नंबर प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा राजगिरी गिरिब्रिज, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लीची का उत्पादन करता है? बताना है कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जहां लीची सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा मुजफ्फर में लीची की खेती होती है, यानी कि लीची उपजाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार में स्वतंत्र सेनानियों का प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा कि बाबू कुंवर सिंह हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, गया, पटना या फिर भागलपुर। तो याद रखिएगा कि बीपीएससी का मुख्यालय पटना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बताना है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है कमल, गेंदा, गुलाब या फिर चंपा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेंदा। 49 नंबर प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। बिहार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 1 अप्रैल, 15 नवंबर या फिर 26 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए कि मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 50 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है? एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है वैशाली, सारण, पटना या फिर मुजफ्फरपुर।
तो याद रखिएगा कि सारण जिले में आयोजित किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा समान हिंदी का यानी कि जनरल हिंदी का क्वेश्चन आ चुका है। पूछ रहा है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बताना है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखिए कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे 4 शब्द लिखा हुआ है, यानी कि 3 इसमें से गलत है और 1 सही है। यानी कि आशीर्वाद कौन सा सही लिखा हुआ है बताना है आप लोगों को। तो इसमें से ये वाला आशीर्वाद सही लिखा हुआ है, बाकी ये तीनों गलत लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से बताना है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। बताना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन में है प+1, बी ऑप्शन में है पो+अन, सी ऑप्शन में है पौ+अन, डी ऑप्शन में है प+अन। तो ये हो जाएगा पो+अन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। बताना है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा अव्ययभावी समास, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंगूठा दिखाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा मदद करने से मना करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है गगन का सही परिवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। बताना है गगन का सही परिवाची शब्द कौन सा है। तो गगन का परिवाची शब्द अंबर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर प्रश्न है अंधकार शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। बताना है कि अंधकार शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो अंधकार का जाहिर सी बात है प्रकाश हो जाएगा, यानी कि अंधार का इंजोर हो जाएगा, उसी प्रकार से अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी कि आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पहले जैसा व्यवहार ना रखना, उदासीन होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है आगमन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। बताना है कि आगमन का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो याद रखिए कि आगमन का प्रस्थान हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका समान कोई दूसरा ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अद्वितीय। और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिया है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा।